सिटी न्यूज़ चैनल के हमारे सभी मित्रों का मैं सतीश अग्रवाल अपनी नियमित स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी इस चर्चा में हम अपने शरीर से संबंधित एक समस्या को लेकर उस पर संबंधित विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हासिल करते हैं। आज हम जिस समस्या को लेकर चर्चा करने वाले वह समस्या मानव इतिहास के साथ प्राचीनतम बीमारी के रूप में जानी जाती है। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विकृत, दीनहीन, समाज से उपेक्षित, बहिष्कृत व्यक्ति जो अपना मुंह छिपाकर शायद कटी हुई उंगलियों के साथ या हाथ के साथ कहीं भीख मांग रहा हो, या ऐसा पूरा एक समूह जो शहर की बस्ती से बाहर हो, जिसे लोग घृणा के रूप में देखते हो, या अगर कभी किसी को बद्दुआ देनी, आहें देनी हो तो कहे कि तुझे ये रोग हो जाए। इस रोग के लिए हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और इन रोगियों को वे अपने साबरमती स्थित आश्रम में उनका इलाज किया करते थे। मित्रों, इस रोग का नाम है कुष्ठ रोग, कोढ़, या जिसे हम अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। नाम सुनते से एक भयानक सा चित्र हमारे नज़रों के सामने आ जाता है और शब्द शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगे। मानव विज्ञान की प्रगति के साथ रोग में गिरावट आई है, दवाइयों में और उपचार में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्थिति को हम हासिल करना चाहते थे, हम अभी भी उससे कहीं दूर है। इन सब के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण उभर के आता है वह है समाज में पर्याप्त जन जागृति का अभाव। इसी को मद्देनज़र गांधी जी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को लेप्रोसी विरोधी दिवस मनाया जाता है, जहां पर यह कार्य किया जाता है। और इसी दिन को आगे बढ़ाकर अगले 15 दिनों तक कुष्ठ रोग विरोधी पंधरवाड़ा मनाया जाता है। आज इसी अवसर पर हमारे बीच जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं वह इस विषय में महारत रखते हैं। हमारे साथ आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा जी बोरखड़े। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैम का अल्प परिचय इस तरह से है कि मैडम का एक बहुत लंबा अनुभव तकरीबन 29-30 वर्षों का शासकीय सेवा में, सरकारी सेवा में है, जिसमें से करीब 1 दशक तक इन्होंने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी में काम किया है। मैडम जो कुछ बोलती हैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर, इतने लंबे समय के दीर्घ अनुभव के आधार पर आज हम इससे चर्चा करते हैं। मैं विषय की ओर मुड़ते हैं और सबसे पहले तो जिस बीमारी की हम चर्चा करते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बीमारी है क्या? ये बहुत पुरातन बीमारी है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। चरक संहिता में भी कुष्ठ रोग का उल्लेख है, इतना पुराना है। और हम सालों से विकृत रुग्ण देख रहे हैं। इस विकृति का भी उल्लेख है प्राचीन ग्रंथों में। तो ये बीमारी अक्सर मज्जातंतु और स्किन की बीमारी है। अविकसनशील देशों में इसका बहुत प्रमाण है। जहाँ पे दारिद्र्य है, पास लोग रह रहे हैं, क्राउडी एरिया है, उसमें इसका ज़्यादा प्रमाण है। और एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसका प्रसार होता है। मैं तो जिस तरह से मैम से चर्चा कर रहे हैं, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसा पाते हैं कि विश्व के 5 में से 3 मरीज़ हमारे देश यानी भारत में हैं, और हर 10 मरीजों में से 1 मरीज बच्चा होता है, छोटी उम्र का होता है। और ये दोनों स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है। दूसरी बात ये पाई गई कि जो डिफॉर्मिटी या विकृति जिसकी हम चर्चा कर रही हैं, तो ऐसा पाया गया हाल के वर्षों में इसका प्रमाण बढ़ा है, और जबकि स्थिति इसके उल्टे होनी चाहिए थी। मैम, इस बीमारी के ऐसे कौन से लक्षण हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने आरंभ में कहा था कि जन जागृति का अभाव, तो हमारे दर्शकों को आप किस तरह से बताएंगे कि जिस तरह से उन्होंने इस विषय में पर्याप्त अपनी ओर से इसकी ओर सावधानी लेनी चाहिए, या ऐसे लक्षण दिखाई देने पर उन्होंने मेडिकल सहायता लेनी चाहिए? ये बीमारी चट्टों के रूप में प्रकट होती है। अक्सर जो चट्टे रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। उसका स्वरूप जो है वो इस तरीके से रहता है, सपाट रहते हैं,
स्किन के लेवल में ही रहते हैं, या स्किन से इसका कलर थोड़ा सा फीका रहता है, जैसे कि ये चट्टा है, या कई चट्टे उभरे हुए रहते हैं और लालसर कलर के रहते हैं। ऐसे भी चट्टे रहते हैं, और ये जो है इस तरीक़ा के भी चट्टे रहते हैं। साथ में ये भी चट्टों का स्वरूप रहता है, लालसर है, उभरे हुए है, ज़्यादा मात्रा में है, और ये सैटेलाइट के जैसा ये भी है। और ये बच्चा है, ये गठान के स्वरूप में भी बीमारी पाई जाती है। इसके कान की पाली जो है वो भी जाड़ी हुई है, और ये जो है ये भी लेप्रेसी के ही चट्टे हैं। और साथ में कभी कभी चट्टे नहीं रहते हैं, लेकिन स्किन जो है वो तैलीय, चमकदार और स्मूथ दिखाई देती है, तो ये भी लेप्रेसी का एक लक्षण है। साथ में दिखाई देने वाले ये चट्टे जो है, ये भी जो मल्टीपल पैचेस हैं, ए और ए भी लेप्रेसी के पैचेस है। इसका स्वरूप इस तरीके से दिखने में रहता है। स्किन का पोत, रंग, रूप, जैसे कि हमने चित्रों में देखा है, इस तरह का हो जाता है। तो मित्रों, एक बहुत पुरानी मान्यता इस तरह से समझी जाती है, अगर स्किन का कलर बदलता हो या कहीं से सफ़ेद चट्टा अगर दिखता हो तो आम धारणा होती है कि वो कुष्ठ रोग है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैम से कह रही हैं कि अमूमन तो ये चट्टा कुष्ठ रोग का होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये है या नहीं है ये विशेषज्ञों द्वारा जांचने पर ही पता चलेगा। कुष्ठ रोग के लक्षणों में अक्सर जो चट्टा रहता है उसमें बधिरता रहती है और दर्द नहीं रहता है, संवेदना नहीं रहती है, स्पर्श ज्ञान, ठंडा या गर्म का ज्ञान, या कुछ चुभता है, लगता है तो उसका ज्ञान नहीं रहता है। तो अगर चट्टा बधिर है, सुन्न है और खुजाता नहीं है, और उसकी जो स्वरूप है, आकार है, वो ऋतुकाल के हिसाब से बदलता नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है, तो वो निश्चित स्वरूप से कुष्ठ रोग का चट्टा है। यानी अगर कोई दूसरी स्किन की बीमारी होती तो शायद ऋतुकाल के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन ये जो कुष्ठ रोग का चट्टा है ये जैसी कि वैसी रहेगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अगर दवाई नहीं मिलती, मतलब वो ऋतु के हिसाब से नहीं बदलेगा, ऋतु के हिसाब से नहीं बदलेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमसे शेयर कर रही हैं कि इस तरह से हम लोग उसका एक अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सलाह इस तरह से है कि अंतिम निदान, अंतिम निर्णय विशेषज्ञों ने ही लेना चाहिए। तो आप में से अगर किसी को या अपने आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखती है तो बिना किसी संकोच के तुरंत अपने पास के अस्पताल में जाकर इसकी जांच जरूर करवाइए। मैं आप बता रहे कि ये बीमारी एक जंतु से होती है, ये जंतु किस स्वरूप का होता है और एक से दूसरे बीमारी कैसे फैलती है? ये जंतु जो है वो सांसर्गिक प्रकार का जो रुग्ण है, यानी मल्टीबैसिली, जिससे संसर्ग हो सकता है। ऐसा रुग्ण अगर दवाई ना ले नियमित स्वरूप में और वो खांसता है या छींकता है, तो उसके सांस के माध्यम से तुषार बिंदु के रूप में ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, उससे हवा के मार्फते निरोगी व्यक्ति के सांस के द्वारा उसके शरीर में जाता है, और अगर उसकी प्रतिकार क्षमता कम है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। पर ऐसे देखा गया है कि 98% लोगों में ये बीमारी नहीं होती है, उनके शरीर में जंतु गए भी तो भी बीमारी नहीं होती है, बस सिर्फ 2% लोगों में ये बीमारी हो सकती है। मित्रों, जितनी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, जंतु से होने वाली बीमारियां, उसका एक बहुत साधारण सा नियम है कि ये एक बैलेंस के ऊपर आधारित होता है। एक तरफ जंतु और दूसरी तरफ मानवीय शरीर की प्रतिकारक शक्ति। अगर जंतु बहुत ज़्यादा तादाद में, मात्रा में है या बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है, तो या अगर व्यक्ति की उस रोग से लड़ने की शक्ति, प्रतिकार शक्ति कम हो, इस स्थिति में वह बीमारी होगी। मैंने 2 विभिन्न स्थितियों का जिक्र किया है। एक तरफ तो हम सब लोग जंतु अपने शरीर में लेकर घूम रहे हैं, पर इसका अर्थ हमें बीमारी नहीं हुई है। ये बीमारी तब होगी या तो इस जंतु की मात्रा बढ़े या अगर हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम हो, तो ही इस स्थिति में बीमारी होने की संभावना है। हालांकि ये संभावना तकरीबन 2 या 2 से कम प्रतिशत लोगों में होती है। मैम, अगर मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिस चट्टे का या बाकी लक्षणों के हिसाब से किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का निदान होता है, तो उसके बाद उसके उपचार के विषय में आपका मार्गदर्शन क्या होगा? कुष्ठ रोग का निदान 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार का कुष्ठ रोग का वर्गीकरण है।
एक है सांसर्गिक और दूसरा है असांसर्गिक। सांसर्गिक को ही एमवी या मल्टीबैसिली कहते हैं और असांसर्गिक को पॉसिबैसिली या पीबी कहते हैं। तो अक्सर ये पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य वर्कर से लेके सभी इसका वर्गीकरण ठीक ढंग से एक प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए ये चट्टों के संख्या के हिसाब से या नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है। अगर 5 से कम चट्टे हैं या एक नर्व इन्वॉल्व है तो वो है पीबी यानी असांसर्गिक रुग्ण, और जिसमें चट्टों की संख्या 5 से ज़्यादा मात्रा में रहती है या एक से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व रहती है उसको एमबी में वर्गीकरण किया जाता है, वो सांसर्गिक प्रकार में आता है और जोखिम वाला रुग्ण रहता है वो, तो उसको हम 12 महीने की दवाई देते हैं। तो दवाई इतनी अच्छी तरह से पैक की है कि रुग्ण को भी समझ में आता है और देने वाले स्वास्थ्य वर्कर को भी समझ में आता है। तो ये है सांसर्गिक रुग्ण की दवाई। सांसर्गिक है रुग्ण वो डेंजर जोन में आता है, तो इसीलिए इसका कलर भी लाल है। और ये ऊपर का जो है सुपरवाइजरी डोज है, इसमें रिफेम्पिसिन है और डीडीएस की गोली है। और ये सुपरवाइजरी डोज लेने के बाद में रुग्ण दूसरे दिन से यहाँ से चालू करता है, तो 28 दिन की पूरी ये दवाई है। हाँ, तो दवाई ख़त्म होने के 2 दिन पहले रुग्ण को फार्मासिस्ट की तरफ जाके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके दूसरी स्ट्रिप लेना है और ऐसे 12 महीने तक के दवाई खानी है। 10 से 15 साल की उम्र में है तो उसके लिए ये दवाई है। तो ये है सुपरवाइजरी डोज जो पहले दिन खाना है और दूसरे दिन से उसे ये डे सेकंड लिखा है, यहाँ से ऐसी दवाई खाना है और स्ट्रिप ख़त्म होने के 2 दिन पहले जाके दूसरी लेना है, उसे भी ये 12 महीने खाने हैं। और दूसरा है प्रकार असांसर्गिक। तो असांसर्गिक में ये है बड़े यानी 15 साल की ऊपर वालों की दवा। इसमें भी ये सुपरवाइजरी डोज है और एक गोली रोज खाना है और 6 महीने तक। पीबी चाइल्ड असांसर्गिक, अगर छोटा बच्चा है 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसके लिए ये सुपरवाइजरी डोज ऊपर का और ये जो है नीचे का ये 28 दिन की गोलियां है। तो इस तरीके से दवाई की स्ट्रिप जो है वो अगली दवाई लेने के समय खाली स्ट्रिप लेके जाना है फार्मासिस्ट के पास, तो उसको समझ में आता है कि रुग्ण जो है नियमित रूप से दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो मेरे से 2 प्रश्न उठते हैं कि पहली बात तो ये दवाइयाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि अधिकतर मरीज जैसे हम बात कर रहे थे काफ़ी गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी कारण से किसी मरीज का कोई एक स्ट्रिप छूट जाती है तो उसने आगे कोर्स कैसे कंप्लीट करनी चाहिए? जी, तो सांसर्गिक रुग्ण जो है वो 12 महीने दवाई खाता है, लेकिन अगर 18 महीने तक के उसके पूरे 12 डोज हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर वो किसी गांव जाना चाहता है या आ नहीं सकता है तो अगले महीने की भी दवाई उसे दी जाती है। दवाई उसे दी जाती है ताकि वो नियमित रूप से खा सके। और ये दवाइयाँ सरकारी दवाखाना? और दवाई उसके घर के पास में ही जो सरकारी दवाखाना है, अपने महानगर पालिका में जो महानगर पालिका के शहरी आरोग्य केंद्र है, पीएचसीज है, यहाँ तक कि सब सेंटर में भी ये दवाई उपलब्ध है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैम से कह रही हैं कि दवाइयाँ निःशुल्क रूप से काफ़ी असरकारक है और ये सभी सरकारी दवाखानों में पास के चिकित्सा केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। मैम जो सुपरवाइजरी डोज जिसका उल्लेख कर रही हैं उसका मतलब हुआ कि पहला डोज जो है वो हेल्थ वर्कर आरोग्य कर्मचारी के सामने मरीज ने अपने आप लेना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस अकेले डोज के बदौलत मरीज की इन्फेक्टिविटी है, यानी ये दूसरों में देने की जो एक क्षमता होती है वो करीब 99.9% से कम हो जाती है। तो मात्र एक डोज से जो मरीज ये इन्फेक्शन या ये बीमारी दूसरों तक पहुंचा सकता था उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और यहीं पर हमारे कर्तव्य होता है कि अगर इस तरह कोई मरीज हो जो दवाई ले रहा हो या हमारा रिश्तेदार हो तो हम उसे प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि उसने अपना ट्रीटमेंट कोर्स पूरा करना चाहिए। किसी कारण से अगर चूक भी जाता है, उसमें कहीं देरी होती है तो इसे वो अपने मेडिकल ऑफिस से सूचित करें और आगे का डोज निर्धारित करें। मैं मान लीजिए अगर इस ट्रीटमेंट अगर वो नहीं लेता है या ट्रीटमेंट शुरू है
तो इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है? जी, अगर ट्रीटमेंट शुरू है तो इसमें जो रिफेम्पिसिन की गोली है उसके कारण हो सकता है रुग्ण की पेशाब जो है वो लाल कलर की है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती। दूसरी गोली है क्लोफेसिमिन, उससे उसका जो त्वचा का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो सकता है, लेकिन औषधोपचार खत्म होने के बाद में वो त्वचा का कलर जो है वो पूर्ववत आ जाता है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। पर नियमित रूप से दवाई लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके शरीर के जो पूरे जंतु है, कुष्ठ जंतु, वो मर जाए और कुष्ठ रुग्ण मुक्त हो जाए। अगर वो नहीं लेता है दवाई जैसे कि बताया है वैसे, तो हो सकता है कि वो असांसर्गिक है, कम चट्टे हैं तो चट्टे बढ़ जाए और सांसर्गिक हो जाए, और अगर वो सांसर्गिक है तो हो सकता है दवाई ना लेने के कारण उसके चट्टों के पास की जो सुपरफिशियल नर्व है वो अफेक्टेड हो जाए और वो नर्व का सप्लाई जहाँ होए वहाँ की संवेदना कम हो जाए या नष्ट हो जाए या उसकी विकृति भी आ सकती है। तो काय का सेंशन कर लिया। तो अगर संवेदनाएं नष्ट हो गई हाथ की और पैर की अक्सर होती है, तो हाथों की संवेदना नष्ट हो गई तो हाथों से कोई गर्म चीज़ पकड़ते वक्त उसे कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ ड्राई अगर हो गए हैं, संवेदना कम हो गई तो इसमें स्पर्श ज्ञान नहीं होता, ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा बोला तो। हाँ हाँ बोला आराम से। हाँ बोला परत। हाँ, संवेदना अगर नष्ट हो गई है तो स्पर्श ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ चुभने से या ठंडा गर्म कुछ महसूस नहीं होता उसे, तो हो सकता है जख्म हो सकती है। ट्रीटमेंट और उपचार की बात चल रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस रोग पे पूरी तरह से नियंत्रण लाया जाए, और इसीलिए ट्रीटमेंट पूरी तरह से निःशुल्क और कोशिश की जाए आपके पास से जो पास एकदम नज़दीक का दवाखाना, आपको बहुत दूर चलना भी नहीं पड़े, वहाँ पर उपलब्ध है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ट्रीटमेंट अपनी पूरी अवधि ड्यूरेशन तक लिया जाए, और अगर ये नहीं हो रहा है तो जो मरीज नीचे की कैटेगरी में ऊपर की कैटेगरी में आ सकता है कि जहाँ पर वो बीमारी नहीं पहुँचाने की अवस्था है वो बीमारी दूसरों को दे सकता है, संक्रामक हो सकता है, खुद की बीमारी को बढ़ा सकता है, कि जहाँ चट्टे कम थे उसको बढ़ा सकता है। चट्टों में जो संवेदना होती है, स्पर्श ज्ञान होता है, वो नहीं होगा, और एक बहुत दुखद स्थिति है कि हम लोग अपना जो भी काम कर पा रहे हैं तो ये स्पर्श ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी संवेदना निकल गई तो अगर कहीं से हमें कील रुत रही है, कांटा चुभ रहा है या ठंडा गर्म, इसका ज्ञान नहीं होगा। और कल्पना कीजिए कि अगर बहुत देर तक किसी कीले पे कोई आदमी हाथ रख के बैठा है या गर्म चीज़ पे हाथ रख के बैठा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ फोड़ा फुंसी हो जाएगी, एक नासुर हो जाएगा। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बाकी बीमारियाँ हम जिसका सामना कर रहे हैं वो है इन दवाइयों को मिलने वाला रेजिस्टेंस। सौभाग्य से अब तक के इन जंतुओं में इन दवाइयों के विरुद्ध रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, यानी दवाइयाँ अभी भी काम कर रही है। पर अगर ये मरीज़ बीच में से दवाइयाँ छोड़ देते हैं, आधी अधूरी लेते हैं, तो हो सकता है ये जंतु आगे इन दवाइयों को नहीं माने और फिर कोई और दूसरी दवाई और भारी दवाइयाँ इंजेक्शन काम पड़े। मित्रों, एक बहुत सार्थक और दिलचस्प चर्चा एक बहुत पुरानी बीमारी कुष्ठ रोग पर जारी है। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर बोखर मैडम उपस्थित हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।